नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में बात करते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों की। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रगतिवादी जो है वो कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, प्रगतिवाद के जनक के रूप में कौन माना जाता है। ये सारी चर्चा हमने प्रगतिवाद से संबंधित पिछले वीडियो में की थी। आज उसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों की, जो प्रत्यक्ष रूप से कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, उससे प्रभावित जो रचनाएं हैं वो पूरे प्रगतिवाद में लिखी गई है। और इनमें बात करते हैं, सबसे मुख्य जो अपने कवि आता है वो है नागार्जुन। पहला जो कवि है वो है नागार्जुन। नागार्जुन के मूल नाम की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। जब ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके नागार्जुन नाम रखा। और दूसरा, ये हिंदी खड़ी बोली के साथ साथ मैथिली भाषा में भी लिखते थे, और मैथिली भाषा में ये लिखते थे यात्री के नाम से। ये भी आपको याद रखना है कि नागार्जुन का वास्तविक या मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र, और मैथिली भाषा में कौन से नाम से लिखते थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये यात्री के नाम से जो है वो मैथिली भाषा में लिखते थे। नागार्जुन ने हमारे समाज की जो बुराइयां है, हमारे समाज की जो विषमताएं हैं, समाज के जो आडंबर है, देश की जो वर्तमान हालात थी, उस पर उन्होंने सशक्त व्यंग्य किए हैं। यही कारण है कि इस नागार्जुन को अपने भक्तिकालीन जो कवि है निर्गुण भक्ति कबीरदास, उससे इनकी तुलना करते हैं। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो नागार्जुन है ये कबीर का ही दूसरा रूप है काव्य के क्षेत्र में। जिस तरीके से कबीर ने आडंबरों के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, मूर्ति पूजा के विरुद्ध, ये विभिन्न प्रकार के जो ढोंग ढकोसले थे उनके विरुद्ध अपनी रचनाएं लिखी थी, ठीक उसी का अनुसरण किया है नागार्जुन ने। कौन से युग में, याद रखना है प्रगतिवाद में 1936 से 1936 से 1943 तक जो युग चला है, उस युग में नागार्जुन ने अपनी कविताएं मूल रूप से पाखंडों पर, आडंबरों पर व्यंग्यात्मक रूप में लिखी है, इसलिए इसको समकक्ष माना जाता है कबीरदास के। और अब इनकी रचनाओं के, इनके काव्य संग्रहों की बात करते हैं तो युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर और तुमने कहा था। ये तुमने कहा था, ये काव्य संग्रह तो है आपके नागार्जुन का, और अपने हिंदी गद्य में इसी शीर्षक से एक प्रसिद्ध कहानी भी लिखी गई है। जो थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि इसमें तुमने है, उसकी जगह उसमें है उसने कहा था। ये काफ़ी चर्चित कहानी है, जो हिंदी की प्रथम कहानियों में से एक भी जैसे मानी जाती है, उसी से ये मिलता जुलता नाम है। ये इनकी जो जितनी भी कविताएं हैं उन सब में नागार्जुन ने हमारे समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता को, हमारे समाज में फैली हुई शोषण की प्रवृत्ति को उजागर किया है। और मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके प्रति इन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है और लोगों को एक संदेश दिया है कि हमारे देश की जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने ये बताया अपनी रचनाओं के माध्यम से कि वर्तमान हमारे भारत की जो दुर्दशा है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने विदेशी शासक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना, उन्होंने भारतीयों को जिम्मेदार बताया है कि भारतीयों ने उन्हें ऐसा अवसर दिया कि वो विदेशी व्यापारी यहाँ आकर शासक बन गए, और हम जो है हमारी अंध मान्यताओं में, अंधविश्वासों में इतनी जकड़ चुके थे कि सही गलत का हम निर्णय नहीं कर पाए। ऐसी विचारधारा से युक्त अपने नागार्जुन की रचनाएं हैं जो वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा प्रसिद्ध प्रगतिवादी जो कवि है उसकी बात करते केदारनाथ अग्रवाल। ये भी एक चर्चित नाम है प्रगतिवाद के कवियों में। उनकी रचना है युग की गंगा।
इसमें उन्होंने उस प्रगतिवादी समय में युग में फैली हुई जो बुराइयां थी उन बुराइयों को धोने का काम किया है। जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि गंगा नदी जो है वो पापी लोगों के पाप धोती है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि इस विषम युग की जो बुराइयां हैं उनको हम संगठित होकर धो सकते हैं और आर्थिक विषमता को दूर कर सकते हैं। ऐसे विचार उन्होंने अपने इस काव्य संग्रह में प्रस्तुत किए हैं। दूसरी उनकी प्रसिद्ध रचना है नींद के बादल, उसके बाद में फूल नहीं रंग बोलते हैं, फिर है आग का आईना, उसके बाद में है समय समय पर, और अंतिम उनका काव्य संग्रह जो प्रगतिवाद से संबंधित है वो है अपूर्वा। फिर अगले कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। प्रगतिवाद में उनकी रचनाओं की बात करें, प्रगतिवादी रचनाओं की, तो वो है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, ऐसिया जाग उठा, विंध्य हिमालय और वाणी की व्यथा। इन रचनाओं के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन ने हमारे देश की वर्तमान जो हालत थी, वर्तमान जो परिस्थितियाँ थी प्रगतिवादी समय के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस युग की उस समय की क्या मांग थी, उनसे संबंधित जो विचार है वो शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने बताया है कि हम केवल अपने तक ही नहीं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विश्व को, संपूर्ण अपने महाद्वीप एशिया महाद्वीप को एक परिवार के रूप में संगठित होने की बात कही थी। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के दुखों को उजागर करते हुए उन्हें जागरूक करने का कार्य जो है शिव मंगल सिंह सुमन ने किया है। अगले कवि की बात करते हैं त्रिलोचन। इनकी कविता ज़्यादातर जो है वो प्रजातंत्र से संबंधित है। ये राजतंत्र के बहुत अधिक विरोधी थे और हमारे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम करना चाहते थे प्रजातंत्र या लोकतंत्र के रूप में, जिसमें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन चलाए। और ठीक ऐसा देश की आज़ादी के बाद में, हमारे संविधान के लागू होने के बाद में हमारे देश में वर्तमान तक जो शासन व्यवस्था है वो ठीक वैसी चल रही है जैसी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से त्रिलोचन ने बताई थी। विशेषकर मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये पूरी जो कविता है वो भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने की बात बताती है। फिर आगे अगला कवि है प्रगतिवादी रांघे राघव। उनकी रचना है अजय खंडर, मेधावी, पांचाली और राहेक के दीपक। तो ये भी एक सशक्त कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से नव निर्माण, अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने स्त्री की आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता की जो बात है वो रांघे राघव ने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। इनकी कविताओं की, राघव की कविताओं की एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है इसको वर्तमान संदर्भ में परिभाषित करने का कार्य जो है वो राघव ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। अगला इसमें नाम आता है अपने सुमित्रानंदन पंत, जो मूलतः छायावाद के आधार स्तंभ रहे हैं। उन्होंने भी समय की मांग को देखते हुए छायावाद की छाया से और कल्पना से बाहर निकलकर वास्तविकता को स्वीकार किया। और यही कारण है कि जो छायावाद के आधार स्तंभ हुए हैं वह एक प्रकार से अपने प्रगतिवाद के संस्थापक कवियों में से एक माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। अपने पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि उनकी एक रचना है युगांत। ये एक युग परिवर्तनकारी, एक युग निर्माणकारी कविता मानी जाती है, जिसमें छायावाद का पतन, अंत और प्रगतिवाद का उदय उनकी इसी रचना में देखा जा सकता है। युगांत रचना में जो छायावाद युग की समाप्ति और प्रगतिवाद युग के प्रकटीकरण को, प्रगतिवाद के उदय को आंशिक रूप से दिखाती है।
और उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगवाणी, जिसको एक प्रकार से इस प्रगतिवाद की सशक्त वाणी या सशक्त आवाज़ के रूप में जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना। अंतिम इनका जो काव्य संग्रह है ग्राम्या, इसमें उन्होंने हमारे ग्रामीण जनजीवन की एक झलक, एक झांकी प्रस्तुत की है और बताया है कि प्रगतिवादी दौर में किस प्रकार से हमारे गांव का किसान, हमारा मजदूर कैसे अपना जीवन जी रहा है, उससे किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे परिवर्तन की चाहे वो अपने हृदय में रखता है, ऐसे विचार सुमित्रानंदन पंत ने प्रतिपादित किए हैं। इनके अलावा अगर अन्य कवियों की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं वो भी अपने प्रगतिवाद में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने भी छायावाद के बाद में प्रगतिवादी दौर में अपनी जो कविताएं हैं हमारे देश के शोषण के खिलाफ, हमारे देश के गरीबों के पक्ष के रूप में, उनके हिमायती के रूप में निराला जी को भी जो है वो प्रगतिवादी काव्य में शामिल किया जाता है। तो ये था अपने हिंदी साहित्य का प्रगतिवाद और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनका काव्य संग्रह। इसके बाद में हम अपनी अगली कक्षा में बातचीत करेंगे प्रगतिवाद के आगे का जो युग या वाद है, प्रयोगवाद, उससे संबंधित चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।